जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में 27 जुलाई 2017 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस एमपी जीके और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एमपी फॉरेस्ट एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है उमरिया जिले में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में है। यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में जो कंडक्ट कराया गया एमपी पुलिस भर्ती 2020 के, इसमें भी पूछा गया था कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसके मध्य में 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला स्थित है। यह क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया। इसके मध्य से चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। यह क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था। तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, खजुराहो के निकट स्थित रनेह जलप्रपात किस नदी से बनता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 केन नदी पर। खजुराहो के निकट स्थित रनेह जलप्रपात जो है यह केन नदी पर बनता है। केन नदी का उद्गम कटनी जिले की कैमूर पहाड़ी से होता है। केन यमुना की सहायक नदी है। केन नदी पर पांडव जलप्रपात भी स्थित है। यह भी आपको याद रखना है और सबसे मेन याद रखना है कि यह किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश की किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को ताई कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सुमित्रा महाजन को। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व जो कि सुमित्रा महाजन है, इन्हें ताई के तौर पर भी जाना जाता है। सुमित्रा महाजन का संबंध इंदौर शहर से है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 वर्ष 1957-58 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने कहा था? यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था। तो यह आपको याद रखना है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी डॉक्टर विष्णुधर बाकणकर ने और इन्हें वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? वर्ष 2003 में। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, भोपाल में आयोजित आलमी तबलीगी इज्तिमा कितने दिवसीय मंडली है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 दिवसीय। भोपाल में आयोजित आलमी तबलीगी इज्तिमा, जिसे हम इज्तिमा नामक व्यापारिक मेले के रूप में भी जानते हैं, यह 3 दिवसीय मेला होता है जो कि भोपाल में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, मध्य प्रदेश में रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 भोपाल में। मध्य प्रदेश में रेल कोच कारखाना भोपाल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पूछा गया था, एमपीपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, यहां आपसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 1 DV रेगे। एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और वर्तमान में एमपीपीएससी के अध्यक्ष हैं राजेश लाल मेहरा। नाम याद रखना है आपको। वर्तमान में कौन अध्यक्ष है एमपीपीएससी के? राजेश लाल मेहरा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बेतवा नदी पर बनाया गया है राजघाट बांध। और बेतवा मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर। राजघाट बांध परियोजना मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है मध्य प्रदेश का प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1996 से 2001 प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है। और मध्य प्रदेश के वर्तमान 2022 में वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा। यह क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था MPFP संघ राज्य भर में कितने जिला, यहाँ पर देखिए आप इसे भी देख सकते हैं, MPFP संघ राज्य भर में कितने जिला सहकारी संघों के शीर्ष सहकारी संस्था है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 61। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से कौन सी वनस्पति से समृद्ध है। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बांस। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य बांस से समृद्ध जो वन है। और बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसे भी आपको याद रखना है क्योंकि कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो आंसर था होशंगाबाद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था निम्नलिखित वन प्रकार समूह में से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन आच्छादन कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन आच्छादन जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष जो है यह सागौन के पाए जाते हैं, जो कि एक मूल्यवान इमारती लकड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में बहती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त छवि। छिपरा, पेंच, तवा यह सभी नदियां मध्य प्रदेश से प्रभावित होती हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है तथा मेकाल पर्वत श्रेणी को वाटरशेड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की अधिकतर नदियां मेकाल श्रेणी से ही निकलती है, इसलिए इसे वाटरशेड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था भारत में जनवरी से दिसंबर में वित्तीय वर्ष स्थानांतरित करने के लिए मध्य प्रदेश कौन सा राज्य बना है। तो इसका जो राइट आंसर है किस नंबर का राज्य बना है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, पहला। भारत में जनवरी से दिसंबर में वित्तीय वर्ष स्थानांतरित करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। मध्य प्रदेश का बजट 1 जनवरी को पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था सांची से 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित सतधारा निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, बौद्ध धर्म से। सांची स्तूप में जितने भी स्मारक हैं वह सब किससे संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची में सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले हैं 27 जुलाई 2017 की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए साइंस के जो क्वेश्चन हैं उन्हें। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन साइंस का पूछा गया था चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन इनमें से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है यह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यह एक उदासीन कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था और न्यूट्रॉन की खोज की बात की जाए तो वह जेम्स चैडविक ने की थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक जंतु जो त्वचा तथा फेफड़ों से भी श्वसन करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 3, मेंढक। मेंढक जो है यह त्वचा तथा फेफड़ों दोनों से ही श्वसन करता है। मेंढक जल तथा थल दोनों में सांस ले सकता है। यह एक उभयचर प्राणी होता है। मेंढक का हृदय 3 कक्षीय होता है। यह भी आपको याद रखना है कि मेंढक का हृदय कितना कक्षीय होता है, 3 कक्षीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजन जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके अतिरिक्त CFC, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड यह तीनों की तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था निम्न में से कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो 3 ऑप्शन तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और 4th वाला ऑप्शन ये रहा
तो चलिए बताइए कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला, हीटर का तार उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा गलनांक रखता है। इन दिनों फ्यूज के स्थान पर एमसीबी का उपयोग किया जाता है। फ्यूज तार निम्न प्रतिरोध तथा गलनांक का होता है। बंद परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसमें से आपको गलत कथन का चयन करना था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बंद परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। यह गलत है क्योंकि बंद परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। यहां पर बंद का आशय ऑन से है। देखिए मैं परिपथ बना के आप लोगों को बताता हूं। आपने जब भी परिपथ देखा होगा दोस्तों, तो परिपथ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ पर इस तरीके से कुंजी होती है, नीचे भी एक कुंजी, और यहाँ परिपथ में जाकर यहाँ पर एक बल्ब जुड़ा होता है इस तरीके से। आप देखिए यह कुंजी जब तक इस तरीके से ओपन है तो इसे कहा जाता है खुला परिपथ, और जब परिपथ खुला होता है तो पूरे परिपथ में करंट प्रवाहित नहीं होगा, तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन जब यह बंद हो जाता है, इसे यहाँ लॉक कर दिया जाता है एकदम सीधा, तो परिपथ को बंद कहा जाता है। और जब परिपथ बंद हो जाता है तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है और बल्ब जल जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि परिपथ में बंद का अर्थ क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, फ़ारेनहाइट पैमाना दो फिक्स बिंदुओं को कितने भागों में विभाजित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 180 भागों में। फ़ारेनहाइट पैमाना जो है यह 32 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है और 212 फ़ारेनहाइट तक इसमें अधिकतम मान होता है। अब इन दोनों का डिफरेंस आप देख लेंगे तो वह निकल कर आ जाएगा 180 फ़ारेनहाइट। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा कितना आएगा, 180। मतलब कि यह इसे कितने भागों में विभाजित करता है, 180 छोटे छोटे भागों में विभाजित करता है। और फ़ारेनहाइट पैमाने पर मानव शरीर का जो सामान्य ताप है वह 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, यदि आप लंबे समय तक रोटी के टुकड़े को चबाओगे तो यह स्वाद में मीठा होने लगेगा, क्यों। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, यदि आप रोटी के टुकड़ों को ज़्यादा देर चबाते हैं तो यह स्वाद में मीठा लगने लगता है, क्योंकि एमाइलेज स्टार्च को डाइसेकेराइड में तोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, कोशिका शब्द किसने दिया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। कोशिका शब्द की खोज जो है, या कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तब आपका आंसर होगा ल्यूवेनहॉक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा पूछा गया था, डेलापोन का उपयोग किसे नष्ट करने में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, खरपतवार का। डेलापोन का उपयोग खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है। यह एक प्रकार का खरपतवार नाशी है। फसल के साथ उगने वाले अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहा जाता है, जिनसे फसल को नुकसान होता है, और इसे ही नष्ट करने के लिए खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है, और डेलापोन उसी में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, विशालकाय पांडा मुख्य रूप से किसकी पत्तियों पर पोषित होता है। तो पांडा आप सभी ने देखा होगा, एक बहुत ही स्वीट जीव होता है। तो यह किसकी पत्तियां खाता है, आपसे यह पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, बांस की पत्तियां। विशालकाय पांडा जो है मुख्य रूप से बांस की पत्तियों द्वारा पोषित होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, वस्तु पर घर्षण बल को कम करने के लिए आप क्या प्रयोग में ला सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। वस्तु में घर्षण बल को कम करने के लिए वस्तु की आकृति को सुप्रवाही बनाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, रॉकेट और मिसाइल और हवाई जहाज के जो आगे से इस तरीके से भाग को बनाया जाता है, सुप्रवाही बनाया जाता है, ताकि यह हवा के घर्षण को कम कर सके। हवा यहाँ टकराए और ऊपर हवा की दिशा बदल जाए। अब हवा की जब दिशा बदल जाएगी तो इस पर कम बल लगेगा और यह इसकी गति का अवरोध नहीं करेगी। इसके बाद फिर दूसरा देखिए तो, दो वस्तुओं के मध्य संपर्क में आने वाले क्षेत्रफल को कम कर दिया जाए। अगर क्षेत्रफल अधिक होगा घर्षण बल अधिक लगेगा, क्षेत्रफल कम होगा तो घर्षण बल कम लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सतह पर स्नेहक तेल डालकर, स्नेहक तेल जैसे ग्रीस, ऑयल, ग्रेफाइट का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या है, उपरोक्त सभी का उपयोग घर्षण को कम करने में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, यदि एक उत्तल लेंस के निचले भाग को काला कर दिया जाए तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा।
4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 अपूर्ण। यदि एक उत्तल लेंस के निचले भाग को काला कर दिया जाए तो निर्मित प्रतिबिंब अपूर्ण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्या देता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4 लवण और जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार को जब मिलाया जाता है तो यह एक जल और लवण का उपयोग नया जो उत्पाद बनता है वह क्या होता है? जल और लवण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, मृदा में मूल की वृद्धि है, तो इसका जो राइट आंसर है क्या कहलाती है? आपसे पूछा गया है जमीन के अंदर जड़ की वृद्धि क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 गुरुत्वानुवर्तन। मृदा में मूल की वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन और पृथ्वी के ऊपर हवा में आसमान की ओर तने की वृद्धि को प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, मृदा में मूल की वृद्धि अर्थात जड़ की वृद्धि को गुरुत्वानुवर्तन और तने की वृद्धि को आकाश में क्या कहा जाता है? प्रकाशानुवर्तन। दोनों ही आपको याद होना चाहिए, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, रात्रि में तारों का टिमटिमाना होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आपने देखा होगा रात्रि में आप लोगों को तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं हैं, वह हमें प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो अपवर्तन होता है या वायुमंडल की विभिन्न परतों के बीच अपवर्तन के कारण रात्रि में तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सी ध्वनि अधिकतम आवृत्ति रखती है? आदमी की आवाज़, महिला की आवाज़, सभी समान आवृत्ति रखती है या लड़के की आवाज़? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 महिला की आवाज़। महिला की आवाज़ जो है दिए गए ऑप्शन में सबसे अधिकतम आवृत्ति रखती है। महिलाओं के आवाज़ का तारत्व अधिक होता है, इसीलिए उनकी आवाज़ पतली होती है, और जो पुरुष होते हैं इनके आवाज़ का तारत्व, ध्वनि का तारत्व कम होता है, इसलिए इनकी आवाज़ मोटी होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा द्रव विद्युत का चालक है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 सिरका। सिरका जो है दिए गए ऑप्शंस में विद्युत का चालक है। सिरके में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसका उपयोग अचार बनाने में भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है? पिघलना, ऊर्ध्वपातन, जंग लगना या बाष्पन? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 जंग लगने के दौरान। देखिए, पिघलना, ऊर्ध्वपातन और बाष्पन में वही पदार्थ फिर से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि बर्फ हो, वह पिघलकर पानी बन जाएगी, जब उसे जमाया जाएगा तो वह क्या होगी? वापस बर्फ बन जाएगी, तो इसमें तो नहीं प्राप्त होगा। ऊर्ध्वपातन जैसे कि एक किसी पदार्थ को हम गर्म करें और वह डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाए और गैसीय अवस्था से डायरेक्ट ठोस अवस्था में बदल जाता है, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यह भी नहीं, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। बाष्पन, पानी बाष्पित होकर गैस बनता है और वापस जब ठंडा हो जाता है संघनन के द्वारा पानी बन जाता है, तो यह भी नहीं है। एक नया पदार्थ किसमें बन रहा है? जब जंग लगता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। किसी वस्तु में जंग लगने पर उस पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाकर उसे जंग लगने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, जंग लगना संपन्न होता है वायु मुक्त, नमी, इनमें से कोई नहीं, नम वायु या नमी मुक्त वायु। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से किस कारण से जंग लगता है यह पूछा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नम वायु के कारण। वायुमंडल में जो नमी होती है उससे जो लोहा है यह क्रिया कर लेता है, जिसी के कारण क्या होता है? जंग लगता है, और जंग लगने से वस्तु का संक्षारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, दाब निम्न इकाई में माप सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया दाब को मापने की जो इकाई है वह क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, दोनों ही। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और दाब की इकाई पास्कल या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। पास्कल इसे हम सिंपल मापते हैं, और जब आपसे इसका मात्रक पूछ लिया जाए तो आप लिखेंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों में ही दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, देखिए अब ये सेकंड वाला जैसे आपको बनाना है तो आप इसे बनाएंगे कैसे? फर्स्ट वाला तो सभी को पता हो कि दाब को हम पास्कल में मापते हैं। अब दाब मतलब प्रेशर, तो ये क्या होता है? F/A। किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो F को हम किस में मानते हैं? मापते हैं न्यूटन में, तो यह हमने लिख लिया न्यूटन, और प्रति का मतलब अपॉन में ये प्रति लगा हुआ है।
क्षेत्रफल को हम किस में मापते हैं? मीटर स्क्वायर में। तो यही इसका इस प्रकार से बनाया जा सकता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत अनुसार एक परमाणु को निर्मित किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, ना तो निर्मित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु को ना तो निर्मित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की सेशन में इतना ही। यह आज की हमारी पूरी शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस एमपी जीके और साइंस के क्वेश्चन थे हमने यहाँ पर देख लिए हैं। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस जीके की एमपी जीके की 1250 प्लस जीके की बेस्ट पीडीएफ फाइल चाहिए जिसमें से सारे क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए, तो यदि आप लोग यह पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।